तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली हमने ये कहा था ना लास्ट टाइम कि अब सेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। तो ये क्यूआरपी में चेंज किया गया है ना, तो देखो एक तो ये आपका थंबनेल चेंज, मतलब ये चेंज हो गया है, प्रचार अपना यूपीपीएससी है, यूकेपीएससी आ गया है। दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चंस कराने का तरीका भी चेंज किया है। तो अब आपको मालूम है जब जब कुछ चेंज होगा तब तब हमें दोबारा से इवेंट बनाना ही पड़ता है। तो खैर, गैप के बाद क्लास होगी या कुछ नया करा करेंगे तो पहले से पक्का इस तरीके से इवेंट बनाकर रख लिया करेंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दिया जाए ताकि भाई सभी तक पहुंच जाइए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होंगे अब। बाकी ये भैया वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसको क्लास के पहले लिंक चाहिए क्लास का, जो क्लासेस रेगुलरली लिखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर इतने सारे ग्रुप हैं, सभी में सेंड करते करते समय लग जाता है। टेलीग्राम में एक साथ सभी पर पहुंच जाता है। अरे तो मुझे सरकारों की नीतियाँ भी समझ में नहीं आती। व्हाट्सएप पर रेस्ट्रिक्शन है कि 5 ग्रुप में ही एक साथ भेज सकते हो 256 पर। अरे जिसको मिसयूज़ करना है वो टेलीग्राम पे भी कर सकता है। टेलीग्राम पर आप हज़ारों को एक साथ भेज सकते हैं। दिलीप क्या चेंज हुआ है, बस आप ही की बात मान ली। आप कह रहे थे टॉपिक वाइज, तो आज से थोड़ा सा टॉपिक वाइज कर दिया है कि मतलब अब पूरा रैंडम ना करके क्वेश्चंस को कुछ सेलेक्टेड टॉपिक टाइप, जैसे आज हम लोग इंडिटर्मिनेसी, ट्रस्ट और आर्चेस के क्वेश्चंस करेंगे क्यूआरपी में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का होगा तो उसमें इसके क्वेश्चंस ना लेकर थोड़ा सा और टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है वो ले लेंगे, हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स का टाइम और दीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लीजिए भाई। नहीं ललित जी, हमने हमेशा से टीचिंग में ही वर्क किया है, एजुकेशन। शशांक आप क्या कर दिया जोमेटो ने, आपके बार यूपीपीएससी यही पार। चलिए, चलिए ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आशीष पांडे कंफ्यूजन मत रखो, सब पढ़ो, ठीक है। इतना ये सारे जो सिलेबस होते हैं ना, बस दिखाने के लिए होते हैं, फर्जी। कहीं से कुछ भी होता है। हाँ जी, वापसी से मोनेटाइज हो गया, फिर से ऐड आने लगे हैं, ठीक है। ऐड आने लगे हैं, अब देखें कोई धन वन भी आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ ऐड ही आएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। तो क्या कह रहा है आपके पास, टोटल डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन इन फिगर, नेग्लेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एक्सियल डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है, क्लास में आपको बोल दिया है। कोई बात नहीं सान। तो आपको मालूम है कि एक जॉइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। एक तो आपके पास डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई होता है, और एक रोटेशन थीटा होता है। तो आपके पास कितने जॉइंट हैं, आपके पास जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो 6 × 3 माइनस क्या होता था, नंबर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों क्या है आपके पास, हिंज है। तो हिंज पर एक पर कितनी, 4 रिएक्शन होती है। तो यहां पर कितनी रिएक्शन रहेंगी, 4। और माइनस क्या हो जाएगा, इनएक्सटेंसिबल मेंबर। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर आप माइनस कर दो। छह ते 18, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 18 में से 10 आपके चला गया, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। सर अभी तो यूट्यूब पे आपके 100 $100 हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों गड़बड़ दिखा रहा है। चलो अब सारा फोकस क्वेश्चंस की तरफ होगा, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ होने लगेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the possible number of independent mechanism in the portal frame as shown in the figure? इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आपने बताना है, तो व्हाट इज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है सबसे पहले बताइए जरा। मैं इसको भी शांत करूं, एक तो वैसे ही व्हाट इज मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म का मतलब होता है रिजिड बॉडी मूवमेंट। रिजिड बॉडी मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने इस पर कुछ फोर्स एफ लगाया, तो फोर्स लगाते ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। हम लोग फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट मानकर चल रहे हैं। फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, चलने लगेगा, ये रजिस्ट नहीं कर रहा। सही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका ये रिजिड बॉडी मूवमेंट हो रहा है इस फोर्स की वजह से। लेकिन सपोज करो कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को या इस तरीके से बांध देते हैं, अब क्या होगा, क्या अब इसका फ्री मूवमेंट होगा, तो अब फ्री मूवमेंट क्या होगा, नहीं होगा। अब फ्री मूवमेंट नहीं होगा। ये जो भी रस्सी है, या मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है, तो अब ये रॉड क्या करेगी, इस रॉड के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। ठीक है, इस रस्सी में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, और उस टेंशन की वजह से क्या करेगा, ये मूवमेंट को रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, अब इस टेंशन की वजह से आपको मालूम है डेल्टा एल होता है PL/AE। तो ये क्या है, डिफॉर्मेशन, ये क्या है, डिफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है कि डिफॉर्मेशन के थ्रू फोर्सेस को रजिस्ट करता है, रजिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर यहां से ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, अगेन ये मूव करने लगेगा। तो मैकेनिज्म का मतलब समझ गए होंगे, रिजिड बॉडी मूवमेंट जो होता है वो मैकेनिज्म का मतलब होता है। ठीक है, बट हमारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मूव करने को फ्री नहीं होते, वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम अभी आपकी क्या है, अगर मैं इस पर कुछ वर्टिकल लोड लगा दूं तो अभी ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बीम आपकी क्या होगी, इस तरह से बीम जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बीम डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन कोलैप्स नहीं करेगी, इस लोड को रजिस्ट करेगी। इस लोड को क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। लोड बढ़ाते जाएंगे, बीम थोड़ा सा और रजिस्ट करेगी। लोड और बढ़ाएंगे, बीम थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन लोड को रजिस्ट करेगी। एकदम से बीम आपकी क्या है, फेल नहीं होगी, फेल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर किसी तरीके से यहां पर बीच में एक हिंज प्रोवाइड कर दें। ठीक है, हिंज प्रोवाइड कर दें। हिंज प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि इस पर हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरह से दो प्लेट है, इनमें होल करके एक पिन लगा दी। राइट, अब क्या होगा, अब अगर यहां पर आप लोड लगाते हो, अब अगर आप यहां पर लोड लगाते हो तो क्या होगा, क्या ये लोड को रजिस्ट कर पाएगा, नहीं।
अब आप देखेंगे ये बीम आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये रोलर क्या होगा आपका, अंदर की ओर चलने लगेगा। ये रोलर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर चलने लगेगा। तो यहां पर क्या हो गया, फ्री रोटेशन की वजह से, फ्री रोटेशन की वजह से आपका ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गया। तो इसको अनस्टेबल करने के लिए मुझे कितनी हिंजेस लगानी पड़ी, एक हिंज। यहां पर एक हिंज लगी और सिस्टम आपका क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है। अब मान लो इसी की जगह आपके पास एक फिक्स्ड बीम होती, और यहां पर अगर बीच में हिंज होती भी, तब भी ये क्या कोलैप्स करती, तब भी क्या ये कोलैप्स करती नहीं। अभी ये कोलैप्स नहीं करेगी। क्यों कोलैप्स नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर अब ये दो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगी, दो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगी, लेकिन कोलैप्स नहीं करेगी। कोलैप्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फिक्स्ड एंड है यहां पर भी हिंजेस बनानी पड़ेंगी, यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, हिंजेस बनाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि अगर एक फिक्स्ड बीम है और इस पर अगर क्या लग रहा है, वर्टिकल लोड आपका लगा है, तो इसका जो डीएस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। वर्टिकल लोडिंग के लिए फिक्स्ड बीम का डीएस कितना होता है, 2 होता है। और हिंजेस हमें कितनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा। हिंजेस कितनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा। तो नंबर ऑफ हिंजेस रिक्वायर्ड 2 + 1 = 3। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म बनाने के लिए हमें 3 हिंजेस चाहिए, ds+1 चाहिए होता है। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। पहला, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म बनने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ हिंजेस चाहिए। ठीक है। तो ds+1 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, क्योंकि पहले तो क्या होगा, अगर ये फिक्स्ड बीम है तो फिक्स्ड बीम में पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसे सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए 2 हिंजेस तो मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। पहले क्या बनेगा, ये इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट। तो पहले क्या होता है, जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है वो इनडिटरमिनेट से क्या बनता है, डिटरमिनेट। तो इस स्टेप में जो नंबर ऑफ हिंजेस चाहिए होती हैं n1, वो आपके पास क्या होता है, ds के बराबर होता है। और इसके बाद अगर मुझे इसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट करना है तो बस एक हिंज और प्रोवाइड करनी है और ये मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए, तो बीम की बात थी, अगर आपके पास कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है तो इसमें 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, या कहिए, ठीक है, जैसे एक होता है हमारे पास बीम मैकेनिज्म, एक होता है हमारे पास स्वे मैकेनिज्म। इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है। तो कुछ मैकेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और कुछ मैकेनिज्म जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब बेसिकली आपका स्ट्रक्चर कितने तरीके से कोलैप्स कर सकता है या फेल कर सकता है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होते हैं ये होते हैं n-ds। ds तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। और जो n है वो क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ पॉसिबल हिंजेस। नंबर ऑफ पॉसिबल हिंजेस। ठीक है भाई। नमस्ते, अंकित सिंह फ्रॉम हिमगिरी। चलिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या हो गया, n-ds, वेयर n इज नंबर ऑफ पॉसिबल हिंजेस, और ds क्या हो जाएगा आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पर। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कहां कहां पर हिंजेस बन सकती हैं। तो पहला, यहां पर हिंज बन सकती है, यहां हिंज बन सकती है, यहां बन सकती है, और यहां बन सकती है। ठीक है। और कहां बन सकती है, जहां पर पॉइंट लोड होता है, जहां पर पॉइंट लोड होता है। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो वैसे तो हिंजेस कहां बनती हैं, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, जैसे आपके पास फिक्स सपोर्ट हो गई और रिजिड जॉइंट हो गए। दूसरा, जहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होता है वहां।
या जहां पर मटेरियल चेंज हो रहा होता है वहां बन सकती है, या जहां पर पॉइंटर लगे होते हैं वहां पर। तो यहां पर जो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल हिंजेस है वो है 5, 1 2 3 4 एंड 5। और इसका डीएस कितना हो जाएगा, डीएस हो जाएगा 3, डीएस हो जाएगा आपके पास 3। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो हो जाएंगे वो हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, इधर उधर के क्वेश्चन पे बाद में ध्यान दे लेना, पहले जो क्वेश्चन है सामने उस पर ध्यान दे लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग। नमस्कार विजय जी। केतन, बस यार आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज मैंने चंद्र प्रताप को बताया भी था, क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो जाती, बट ठीक है, एक दो दिन तो वैसे ही डिस्टर्ब था। और दिन में ये हमारा स्टूडियो में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एग्जॉस्ट फूक गया, हमारा जो नेट का मॉडेम है वो फूक गया। तो किसी तरीके से बस ये क्लास स्टार्ट हो पाई है। और अभी भी ये क्लास जब तक चल रही है चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वर्टर का बैकअप था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, जब तक पावर है तब तक क्लास चल रही है, पावर गई क्लास गई, इन्वर्टर का बैकअप नहीं है आज। एक्चुअली घर में अर्थिंग की वजह से करंट आ रहा था, अब वो उसको सही करवाने में पता नहीं क्या फॉल्ट हुआ, तो गड़बड़ हो गई थोड़ी, नहीं तो आपकी आज से स्टार्ट हो जाती क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A rigid jointed frame with 3 ways and 2 stories has 2 fixed column supports and 2 hinged। तो आपके पास क्या है, 2 फिक्स्ड सपोर्ट हैं और 2 आपके पास हिंज सपोर्ट है। तो ये 3 आपके पास क्या बन गए, वेज बन गए। और क्या है ये आपके पास, 2 स्टोरी है, तो इसके ऊपर एक स्टोरी और बना दो। ठीक है भाई, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरटेंसी बतानी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो आप कट लगा दोगे इसमें, तो 3 इंटू 6 माइनस आर डैश। ठीक है, तो आर डैश कितना, जो बीच की 2 सपोर्ट है वहां पर आप आर डैश 2 लगा दोगे, तो 18 में से 2 गया 16, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को सभी ट्राई कीजिए, मैं चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करें। द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ अ फ्रेम एज शोन। इसका के आई आपने बताना है। के आई कह लो या डी के कह लो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनुज का आंसर ए आ रहा है। तो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितने जॉइंट है आपके पास, 1
2 and 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी रहेंगी 3 और 1 4, तो डी के कितना रहेगा आपके पास 5 और डी के इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 -4 -2 नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, तो आंसर कितना रहेगा 3। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में 3 भी है आंसर और 5 भी है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, आप किस पर टिक लगाएंगे, मेंबर को एक्सटेंसिबल मानेंगे या इनएक्सटेंसिबल मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करना गलत है, राइट, क्योंकि ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर है कि वो किसका सिलेक्शन कराना चाह रहा है बेसिकली, राइट। अगर उसे आपका 5 सही करना होगा 5 सही कर देगा, 3 सही करना होगा 3 सही कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन अगर जाना चाहे तो आप मेरे ख्याल से 5 पर जाना, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने क्वेश्चन किया है, मैक्सिमम टाइम हमने क्वेश्चंस किए हैं। जैसे आज ही मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन दिखाया था, मैंने कहा था इस पर ध्यान रखना। देखिए यहां पर क्या है, मेंशन है नेग्लेक्ट एक्सेल डिफॉर्मेशन, मेंशन है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी करेंगे, जब ईएससी के आप क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, हर बार मेंशन होता है कि आपका एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है। मतलब अगर इनएक्सटेंसिबल होगा तो मेंशन कर देगा, तो मेंशन नहीं किया है इसलिए हम लोग इसको एक्सटेंसिबल मानकर करेंगे, मानकर करेंगे। सर पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आने वाली है क्या? हाँ, पॉलिटेक्निक लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है। अभी तुमने पूछने के लिए 40 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ऐसे ही पूछ लेते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पॉलिटेक्निक लेक्चर की वैकेंसी आने वाली, जिन्होंने यूपीपीएससी एई की वैकेंसी का बताया था उन्होंने ही पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी बताया था, हम मानकर चलते कि बात सच है। ठीक है चलो, वैसे अच्छा है, कभी कभी ऐसा आएगा तो अच्छा लगेगा। अब इधर देखो ध्यान से, या लेकिन कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं कि मान लीजिए वो आपसे चाहता है कि एक्सेल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करो, एक्सेल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करो, तो उस केस में वो आपके पास यहां पर 5 ऑप्शन नहीं रखेगा, तो यहां पर ऑप्शन में 5 नहीं होगा। ईएससी में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पर उन्हें मेंशन नहीं किया है कि आपने एक्सेल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया, तो उसने क्या किया, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रखा है, या तो ये रखा है या फिर ये रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दोनों केसेस पढ़कर चलो कि इफ मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल देन आंसर ये। ठीक है, तो इसमें मेंबर क्या है आपके इन एक्सटेंसिबल रहेंगे, और ये सॉरी ऊपर वाले में एक्सटेंसिबल रहेंगे, नीचे वाले में इनएक्सटेंसिबल रहेंगे। तो यहां पर आपके मेंबर जो है वो एक्सटेंसिबल है और यहां पर आपके जो मेंबर है वो इनएक्सटेंसिबल है, दोनों याद करके रखिए। ठीक है, तो अगर कोई ईमानदारी से और अच्छे से पेपर बनाएगा तो वो मेंशन कर देगा। इनएक्सटेंसिबल होता तो 4 होता आंसर, 4 नहीं होता बेटा, 3 ही होता। 3 ऐसे होता कि एक मिनट ये चीज और देख लीजिएगा, इनएक्सटेंसिबल वाला केस, अगर मेंबर आपके इनएक्सटेंसिबल होते तो पहले तो क्या है, यहां पर एक्स है वाई है और थीटा है, और यहां पर एक्स है और थीटा है। ठीक है, तो यहां पर जो था ये आपके पास पहले था x1 और ये था आपके पास x2, ये था θ1 और ये θ2। अब मेंबर इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से ये आपका जो y था वो खत्म हो गया, y खत्म। दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है तो y डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपके पास जो x1 है वो x2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना ये रोलर आगे बढ़ेगा उतना ही ये जॉइंट इधर जाएगा, क्योंकि मेंबर तो इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, तो जितने से ये राइट में जाएगा उतने से ये वाला जॉइंट राइट में जाएगा, तो x1 x2 बराबर हो जाएंगे। तो x1 x2 जब बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास नया जो वेरिएबल हो जाएगा वो x बन जाएगा, और एक θ1 और एक θ2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3, टोटल कितने हो जाएंगे 3। हाँ जी, बहुत हेर फेर करने के तरीके होते हैं पेपर बनाने वालों के पास में, इसीलिए आंसर की जारी नहीं होती।
कई बार किसका सिलेक्शन करवाना है और किसका नहीं करवाना है वो बहुत कुछ आंसर की पर भी डिपेंड करता है। आंसर की को अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, 3D फ्रेम है। तो 3D फ्रेम में क्या होगा, नहीं इसमें 30% नहीं लेता है यूट्यूब, इसमें नहीं लेता है यूट्यूब। सुपर चैट और सुपर स्टिकर में शायद नहीं लेता है, मेंबरशिप प्लान जो होता है उसमें 30% लेता है, बाकी मालूम नहीं है। अब ये शान के 40 रुपए आएंगे अकाउंट में तो पता चलेगा कि यूट्यूब ने 30% काटा या पूरा दे दिया। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 कट लगेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा 3D फ्रेम है तो एक कट में आपके पास 3 फोर्सेस जनरेट होते हैं, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, और 3 मोमेंट जनरेट होंगे, एम एक्स एम वाई एम जेड। तो टोटल कितने अननोन जनरेट होंगे, 6। तो 4 कट पर 4 इंटू 6 इतने अननोन जो है वो आपके अननोन फोर्सेस जनरेट हुए। अब आप नंबर ऑफ कंस्टेंट लगाओगे तो एक हिंज पर 3 रोटेशन पॉसिबल है, एक्स वाई और जेड। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एम एक्स एम वाई और एम जेड, इसको रोटेट होने से रोकने के लिए 3 मोमेंट लगाने पड़ेंगे, और 3 ही मोमेंट यहां पर, तो टोटल कंस्टेंट 6 तो आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला आपके पास एक हिंज यहां पर है और एक हिंज यहां पर है। तो इस वाले मेंबर को, इस मेंबर को और इस मेंबर को, इनको भी रोटेट होने से रोकने के लिए आपको 3 + 3 + 3 कितनी 9 कंस्टेंट लगानी पड़ेंगी। तो 24 - 15, ठीक है भैया, तो 9 आंसर आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा, 9। तो आंसर इज 9। ठीक है, तो 3D फ्रेम का ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरफेरेंस फॉर द बीम। तो बहुत ही इजी है, क्या करना है आपने इसके लिए, डीएस के लिए नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव। तो ये क्या है, हिंज, और ये क्या है, रोलर। तो 2 + 1, अब वैसे भी 0 है तो मेरे ख्याल से फिर तो 0 ही होगा आंसर, बट स्टिल। तो 3 आपने रिएक्शन हटाई। कंस्टेंट कितनी लगानी पड़ेंगी, एक कंस्टेंट यहां लगाओगे, क्योंकि जैसे ही मैं इसको और इसको हटाऊंगा ये पूरा ये वाला जो पार्ट है वो इस पॉइंट के बाद रोटेट करने लगेगा। चलो आपने यहां पर बेल्डिंग कर दी, इसको कंस्टेंट लगा दी, फिर क्या करेगा, इसके अबाउट रोटेट करने लगेगा। ठीक है, इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो फिर एक कंस्टेंट यहां लगाओगे और एक कंस्टेंट यहां, तो -1 + 1 + 1 और इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है जी, 0। हाँ जी, अब ठीक है सब। एक्चुअली मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ जो है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो यहाँ से फिर उनको कल दिल्ली रेफ़र कर किया, तो रात में दिल्ली ले गए, आज उनके कुछ ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं वहाँ। ठीक है, चलिए आ गया। पेड बैच के बारे में बेटा जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बात करनी है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7409970758 पर। ठीक है, बाकी सब अब क्लास के एंड में जो है वो कर लीजिएगा बात, है ना। फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्लास के एंड में जो भी किसी को कुछ भी पूछना है तो, पर्सनल प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर m unknown member forces, r unknown reaction components and j number of joints, then the degree of static indeterminacy of a pin jointed plane frame is given by। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है तो मेंबर फोर्सेस कितने m और रिएक्शन कितनी r, तो टोटल अननोन फोर्सेस कितने हो गए, m + r। और आपको मालूम है हर जॉइंट पर आप दो इक्वेशन लिख सकते हो, सिग्मा fx0 एंड सिग्मा fy0। तो ds कितना हो जाएगा आपके पास, m + r - 2j, m + r - 2j। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिजिड फ्रेम शोन इन फिगर द स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी इज। ds आपसे पूछा है, तो 1 2 3 4, 4 कट, तो 4 × 3 = 12, माइनस ये आपके पास हिंज है,
तो इस हिंज पर आपको इसको और इसको, इन दोनों को संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे। टेन विल बी दी आंसर। भास्कराचार्य आपका सी कैसे आ रहा बालक आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस नहीं दिए। बहुत फेमस क्वेश्चन लग रहा है ये भी। भाई पहली बार उल्टा हुआ होगा कि ईएससी वालों ने यूपीपीएससी की कॉपी मार ली, बताओ। ये सवाल भाई बड़ा खास लग रहा है, अब तो ये इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है। आप देखो, अब तक होता था कि ईएस में पहले आता था और यूपीपीएससी में बाद में आता था। इस बार ये यूपीपीएससी में पहले आ गया 2011 में, और अगले साल ही ईएससी वालों ने जो है इसको उठा लिया। उन्हें इतना पसंद आया सवाल ये। ठीक है, तो ये हो गया, हॉलीवुड वाले जो है बॉलीवुड की कॉपी करने लगे, बताओ। सेल बेटा, ये विजन बैच है, वही आपका यूके उत्तराखंड में भी काम आएगा। सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा ना बदल जाएगी। द काइनेमेटिक इंटेंसिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फ्रेम। अब देखो इसमें भी मेंशन नहीं है। अब इसमें भी आपका क्या है, मेंशन नहीं है। तो पहला तो वही, कितने आपके जॉइंट हैं, 4। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने की, 4 थी, अब 12 है। माइनस रिएक्शन कितनी, 3 और 2 5। ठीक है, और प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको मालूम है जब जॉइंट पर हिंज होती है तो एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बिकॉज यहां पर पहले एक्स था, वाई था और थीटा था, इन 3 को तो हम लोगों ने पहले ही कंसीडर कर लिया। बट यहां पर 2 रोटेशन होते हैं दोनों मेंबर के अलग अलग, तो एक एक्स्ट्रा हम लोग और ऐड कर देंगे। तो 4 दिया 12 और एक 13 में से 5 गया 8, आपका आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर 3 मेंबर है। अब अगर मुझे एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना होता तो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। बट 5 ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई भाई? बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि डिफॉर्मेशन को कंसीडर करना है नहीं करना, तो उन्होंने ऑप्शन आपके इस तरीके से फ्रेम कर दिया। और हम लोग बेसिकली क्या है, मेंबर को यहां पर भी एक्सटेंसिबल मानकर ही चले हैं, और मेंबर को एक्सटेंसिबल मानकर ही हमारा क्या आया है, आंसर आया है। इनएक्सटेंसिबल मानते तो 5 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इससे भी हमारा वो वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। विदेशी बेटा मत दो ना यूपीपीसीएल का पेपर, कौन कह रहा है पेपर देने को? आप यूपी एई का पेपर दो, उत्तराखंड एई का पेपर, आसान आसान पेपर दो। देखो मैं भी नहीं देता यूपीपीसीएल का पेपर, इसे बहुत टफ होता है, क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक पीयू सिंह, 4+2 क्या हुआ बालक? 4+2 क्या 4+2 क्या हुआ, बताओ मुझे इसमें। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ होगी, और यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कहाँ जाएंगी, 4 और 3 7, और एक यहाँ पर 8। 4 फ्रीडम आपको यहाँ मिलेंगी, 3 यहाँ पर मिलेंगी, हाँ, और एक यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आप तो पेड बैच में हो ना शायद, आप वहां से थ्योरी देखो बेटा, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A rigid jointed plane frame is stable and statically determinate। तो आपका क्या है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है। तो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम अगर आपके पास होगा तो पर मेंबर कितने फोर्स होते हैं, 3, Fx, Fy एंड Mz।
तो अगर आपके पास m मेंबर हैं तो फोर्सेस कितने होंगे 3m, और प्लस क्या नंबर ऑफ रिएक्शन, माइनस एक जॉइंट पर आप कितनी इक्वेशन लिख सकते हो, पर जॉइंट आप 3 इक्वेशन लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स को जीरो कर सकते हो, सिग्मा एफ वाई को जीरो कर सकते हो, और सिग्मा एम जेड को जीरो कर सकते हो, तो -3j, और यही क्या रहेगा ds। ठीक है, यही क्या रहेगा ds। अब तो m प्लस, ठीक है, स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट, तो क्या हो जाएगा, इसी को आप जीरो के इक्वल कर दो, तो ds को जब मैं जीरो के इक्वल कर दूंगा तो 3m प्लस r इज इक्वल टू क्या रहेगा 3j। आंसर क्या रहेगा बी। ठीक है, अच्छा विद्युत से कह रहे हैं पिताजी ने भरा दिया, मुझे लगा पिताजी ने फॉर्म भरा था। योगेश नवोदयन, बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90% क्वेश्चन स्टेट एई और जेई में सेम होता है, यकीन ना हो तो यूपी जो यूथ पब्लिकेशन की जेई की और एई की दोनों किताबें उठा के साइड बाई साइड रख लेना, आपको 90% क्वेश्चन सेम मिलेंगे। अच्छा सी मैंने यार वही मैं, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे तो सही लिखा है ना, वो कमेंट की तरफ ध्यान चलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी बातें आप बेटा क्लास के एंड में कर लेना, अभी पढ़ाई पर फोकस कर लो। ठीक है, क्लास पर फोकस कर लो। हाँ यही होगा, यहाँ पर लिखा है ना 3m प्लस आर माइनस 3j, इसको जीरो करूंगा तो 3m प्लस आर बराबर 3j, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, वो है ना, जब ये ऊपर किया स्क्रीन वो नीचे छुप गई, फिर चलते चलते मैं जल्दी से बी पर टिक कर गया। ठीक है, क्या कह रहे तुम्हारे रिप्लाई करने के किए बगैर भी मन मानता नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। ठीक है भाई, अब पिन जॉइंटेड चाहे स्पेस फ्रेम हो चाहे आपका 2D फ्रेम हो, ठीक है, पिन जॉइंटेड अगर है तो केवल कैसे फोर्सेस आते हैं, एक्सियल फोर्सेस आते हैं। तो अगर आपके पास एम मेंबर हैं तो फोर्सेस कितने होंगे, एम ही होंगे, और प्लस रिएक्शन ये क्या हो गया अननोन, माइनस, लेकिन हर जॉइंट पर आप कितनी इक्वेशन लिख सकते हो, 3, सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, सिग्मा एफ जेड जीरो। ठीक है, तो माइनस कितना 3j, तो ये आपके पास क्या रहेगा ds रहेगा, तो m प्लस आर माइनस 3j। अब सही है, अब तो बी है आंसर। वैसे कभी कभी हो जाता है ना टीचर से ऐसा, तो कुछ बच्चों को मौका मिला यार, देखो सर ने गड़बड़ कर दी, बी की जगह सी पे टिक लगा दिया, अब हम पूरा एक्सप्लेनेशन मारेंगे यहाँ पर कि सर इसमें तो ऐसा 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 होता है, आप भी आंसर कैसे दे रहे हो। अरे ऐसा 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 तो हमने भी बताया केवल, और ये एग्जाम में भी होता है, ओएमआर भरते समय हमने पूरा सॉल्व किया, पूरा पेपर क्वेश्चन हमने सही से सॉल्व किया, ओएमआर भरते समय बी की जगह सी में गोला लग गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो कोई बात नहीं, बट एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तुम्हारे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। क्या करें, तभी तो बच्चों को बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे कभी कभी खुश हो जाते हैं। अब जैसे मेरा ध्रुव है ना, तो कभी कभी आजकल उसे कबड्डी खेलने का शौक चढ़ा है,
तो नीचे वो पत्थर है मार्बल हमारा, तो उसकी जो लाइन जो है उसको बाउंड्री बना लेता है। अच्छा पापा इधर, आप रहोगे इधर, तो कभी कभी वो अपनी तरफ खींच के ना खुश हो जाता है कि मैं जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लेन फ्रेम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट इफ, ये बताइए भाई। स्टूडेंट सही सोचते हैं कि सर लोग तो कभी गलती नहीं, सर लोग भी यही सोचते हैं कभी कभी कि सर कभी गलती नहीं कर सकते, वैसे ऐसा होता नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए, तो देखो भाई अगेन यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लेन फ्रेम है, प्लेन फ्रेम है, इसकी स्टैटिकल डिटर्मिनेसी की कंडीशन पूछे, तो प्लेन फ्रेम के लिए अगेन क्या हो जाएगा आपके पास, 3m प्लस आर, ये तो क्या हो गए अननोन फोर्सेस, और इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या है, अननोन फोर्सेस, और पर जॉइंट आपके पास कितने, 3 इक्वेशन। अब इनडिटरमिनेट फ्रेम में क्या होता है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन। कंपैटिबिलिटी कंडीशन या कंपैटिबिलिटी कंडीशन मत बोलो, यहां पर एक्स्ट्रा इक्वेशंस बोल दो। कंपैटिबिलिटी तो हम लोग इंटरमिनेट में बोलते हैं, यहाँ पर जैसे कुछ हिंज आ गई मान लीजिए, तो कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस मिल जाएंगे, है ना, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन या कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, राइट में, ये राइट में क्या है, एक्स्ट्रा इक्वेशंस हैं, दीज आर एक्स्ट्रा इक्वेशंस। जैसा थ्री हिंज आर्चेस में होता है, जैसे थ्री हिंज आर्च में क्या होता है कि अभी आपका क्या है, जब तक टू हिंज है ये आपके पास क्या है, इनडिटर्मिनेट है, लेकिन जैसे मैं यहां पर एक हिंज लगा देता हूं, क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेट बन जाएगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ ललित जी, भाई हमारे सीए हैं। मयंक वर्मा सर, यूथ की बुक में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो लगाने चाहिए। मयंक एक दिन किताब लेके आ जाना, मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है, दोनों किताबें लेके आ जाना एक दिन, मैं टिक लगा दूंगा, ठीक, फिर वही वही क्वेश्चन कर लेना, वही आएंगे एग्जाम में। दोनों किताबें ले आना, दोनों में लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। मैं कहा कुछ बोल रहा हूँ यार टाइम कम है तो आ जाना ना, कोरियर कर देना, ऐसा करना, तुम कोरियर कर देना, मैं टिक लगा के कोरियर कर दूंगा, ठीक है। मतलब हंस भी नहीं सकता खुलकर। चलो, तो कितने कट हो गए टोटल, 5, तो 5 दिया 15 माइनस, ठीक है, कंस्टेंट कितनी ऐड, स्टैटिक इंटेंसिटी पूछिए ना। तो 4 तो आपके पास यही हो जाएंगी, हिंजेस हैं, और एक ही इंटरनल हिंज है, तो यहां पर कितने हैं आपके मेंबर, 3, 15 में से 7 गया 8, 8 आंसर है ना, इस वाले का हो जाएगा 8, ठीक है। 8, अब 8 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए वो नीचे वाले क्वेश्चन के हिसाब से दिए, तो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कर लोगे, इस पूरे को फिक्स्ड मान लोगे, फिक्स, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कट यहाँ पर, तो 5 थे या 15
माइनस इस हिंज पर 4 मेंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 को आपको कंस्टेंट लगानी पड़ेगी, तो 5 या 15, 15 में से 3 गया 12, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा 12। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों हो गए। ठीक है, आ जाओ दिलीप, फिर तुम मयंक को बता देना। ठीक है चलो, अब वैसे अब प्रॉपर वाला आंसर ये है कि क्यूआरपी देखते रहो बालक, क्यूआरपी में जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो एक तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूं ही सॉल्व नहीं कर सकते, समय कम है, किसी भी तरीके से आपको लग रहा है, तो आप क्यूआरपी को फॉलो करते रहो। काफी क्वेश्चन जो है वो इसमें हो ही जाएंगे आपके, फिर जितना समय मिले उसको आप खुद से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये कोशिश रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के हम क्वेश्चन आपको करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if m is number of members, r is reaction and j is number of joints, then in case of a planar structure 3m plus r less than 3j। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव इंडिटरमिनेसी हो जाएगी, तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ds इज इक्वल्स टू 3m प्लस r माइनस 3j इज इक्वल्स टू निगेटिव, इसका मतलब क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमाल है ये क्वेश्चन भी, इतनी इतनी जगह पर कॉपी पेस्ट किया हुआ, देखो ये सारे पीएससी वाले क्वेश्चन। इसी ने कोई भाई हमारा भी थोड़ी देर पहले पूछा था, सर उत्तराखंड के लिए बैच चलाओगे, देख लो बेटा, ये होता है स्टेट ए में, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करो, यूपीपीएससी की कर लो, उत्तराखंड, एमपी, बीपी, गोवा, गुजरात, हर जगह की तैयारी हो जाएगी, हर उसके लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं है। मिकी गुप्ता विजन बैच ज्वाइन कर लो और यहाँ से क्वेश्चंस करो। ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ अ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम हैविंग 15 मेंबर्स, 3 रिएक्शन कंपोनेंट, 14 जॉइंट। ठीक है भाई, तो क्या है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है, 15 मेंबर हैं, तो एक मेंबर में 3 फोर्सेस, 15 या 45, माइनस 3 रिएक्शन प्लस 3 रिएक्शन है ना, m प्लस आर, माइनस 3j, तो 14 इंटू 3, तो 15 या 45, 45 48, 48 में से 42 चला गया, आंसर आ गया 6। आंसर इज 6, आंसर इज 6। प्रभांशु जी, ठीक कैसे आ रहा बेटा, आंसर इज 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। थ्री हिंज आर्च तो अभी बताया आपको डिटर्मिनेट है, कॉन्टिन्यूस बीम इनडिटर्मिनेट, रेडंडेंट फ्रेम इनडिटर्मिनेट। रिडंडेंट मतलब जिनमें मेंबर कैन बी रिड्यूस्ड, मेंबर्स कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपके पास एक ये ट्रस है, तो अगर मैं इस मेंबर को हटा भी दूं तब भी इसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिडंडेंट रिड्यूस, रिडंडेंट रिड्यूस, मेंबर कैन बी रिड्यूस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जितने मेंबर्स एक्स्ट्रा होंगे उतने फोर्सेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, यूपीपीएससी 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अमित शाह जी, सौ जी, धन्यवाद।
द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द रिजिड फ्रेम विद क्लैम्प्ड एंड्स एट ए एंड डी एज शोन इन द फिगर इज। इसका KI बताना है। इस सवाल में काश ऑप्शन में 2 और होता तो मजा आ जाता, बट ऑप्शन में 2 नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ मिलेंगी और 3 यहाँ मिलेंगी, एक्स वाई थीटा। आंसर क्या रहेगा, 6 हो जाएगा। आप चाहो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 4 या 12, 12 में से 6 रिएक्शन चली गई, 6 रिएक्शन चली जाएंगी। ठीक है, तो आपके आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ये नहीं बोला कि आंसर 2 होगा, मैंने बोला आंसर 2 अगर ऑप्शन 2 होता, अगर ऑप्शन 2 होता तो काफी स्टूडेंट 2 पर टिक कराते। मैंने कहाँ बोला कि, मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया कि 2 होगा या 3 होगा, मैंने आंसर तो नहीं डिस्कस किया, मैंने तो बस एक थॉट रखा कि 2 होता तो शायद आंसर, है ना, 2 पर टिक लगा के आते आप, है ना, 2 पर टिक लगा के आते तो वो गलत भी हो सकता था। नो साउंड in a statically determinate plane frame the relationship between number of bars and joints can be expressed। अब ये सवाल बड़ा दिमाग लगा के बनाया जिसने भी बनाया, जिसने भी लगाया बहुत अच्छा सवाल बनाया है। पहली बात तो उसने ये नहीं बताया कि प्लेन फ्रेम है ये पिन जॉइंटेड है या रिजिड है, पहली बात तो ये नहीं बताया कि पिन जॉइंटेड है या रिजिड है, वो आपने खुद से करना पड़ेगा। और दूसरा m+r-2j या m+r-3j की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो प्लेन फ्रेम है तो जनरली हम लोग जब फ्रेम के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो फ्रेम के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है 3m+r-3j या इज इक्वल टू 3j, इस फॉर्म में। अब आप देखोगे अगर j निकालोगे, अब j निकालोगे तो 3m+r/3 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही इस फॉर्म में, मतलब यहां से इस फॉर्म में फॉलो नहीं हो रहे। अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो भी क्या होता, 3j-r/3 उस फॉर्म में भी नहीं है, राइट, तो ये तो लगेगा नहीं, यानी कि प्लेन फ्रेम तो नहीं है। अब क्या लगाओगे आप, m+r इज इक्वल्स टू 2j, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2j-r, 2j-r। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर कोई प्लेन फ्रेम आपके पास है, जैसे अगर मैं कोई ट्रस ही एज्यूम कर लेता हूं, तो इसको एक हिंज क्या, एक सपोर्ट क्या होती है, हिंज, और दूसरी क्या होती है, रोलर। तो रिएक्शन कितनी आती है, 3 आती है, रिएक्शन कितनी आती है, 3। तो r की वैल्यू हम लोग 3 रख देंगे यहाँ पर, तो m इज इक्वल्स टू क्या देगा, 2j-3। अब m को अब मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, बट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग बीम फॉर जनरल केस ऑफ लोडिंग। ठीक है, इसका आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ में भी आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो इन जनरल केस आपके पास देखो ये क्या, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज पर कितनी रिएक्शंस आती हैं, 4 रिएक्शंस आती है, एक एक हिंज पर 2, तो कितने आएंगी, 4 रिएक्शन आएंगी। क्योंकि याद रखिएगा जनरल केस ऑफ लोडिंग मान के चलना है आपने।
और माइनस कंस्टेंट कितनी लगानी पड़ेगी आपको, 1 लगानी पड़ेगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सुधांशु श्रीवास्तव। क्या हाल है आप दोनों भाइयों के, अब पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो गई? बीम में नहीं करते? और वैसे भी कि हमसे डीएस पूछा है ना, डी के थोड़ी ना पूछा जो इनएक्सटेंसिबल माइनस करेंगे। द पिन जॉइंटेड फ्रेम शोन इन फिगर, परफेक्ट फ्रेम है, रिडंडेंट है, डेफिशिएंट है, क्या है? तो मेंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर है। रिएक्शन 2 और 1 3 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5 6 जॉइंट, तो 12 - 12 गया 0, और 0 मतलब क्या, परफेक्ट फ्रेम। परफेक्टो इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The horizontal thrust due to rise in temperature in a semicircular two-hinged arch of radius r is proportional to। भाई यहाँ पे फॉर्मूला आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि टेम्परेचर राइज की वजह से जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आती है, ठीक है, टू हिंज आर्च में, वो हो सकता है आपके पास 4 EI एल्फा टी, टी इज टेम्परेचर राइज अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। याद करने का तरीका आपको मालूम है, ई आई एल्फा, नहीं, ई एल्फा डेल्टा टी होता, तो मैं ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ठीक है, तो ये रहेगा, याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम टेंशन इन अ केबल अकर्स। ठीक है, केबल में मैक्सिमम टेंशन कहाँ आती है, तो केबल जो होता है, इट इज़ अ टेंशन मेंबर। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं केबल के, ठीक है, उनमें जो टेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और बॉटम पॉइंट पर क्या होती है, मिनिमम होती है। बॉटम पर क्या होती है, मिनिमम होती है। और इसमें 2 फॉर्मूले आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, कि अगर इस केबल पर यूडीएल लगा हुआ है, अगर इस केबल पर क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो यूडीएल के केस में जो मैक्सिमम टेंशन होती है, ये होती है आपके पास WL/2। W यहाँ पर याद रखना यूडीएल है, वैसे डायमेंशन एनालिसिस से भी समझ जाओगे, अंडर में 1 + L² / 16D²। इसको L/4D का स्क्वायर भी कर सकते हैं, L/4D। ठीक है, और इसको आप चाहो तो 2 को अंदर भी ले जाओगे, तो 1/4 प्लस, ठीक है, वैसे ही बना सकते हैं, तो फॉर्मूला बना लो। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा आपके पास, डी यहाँ से डिप हो जाएगा मिड पॉइंट पर, जैसे आर्चेस में राइज होता है, यहाँ पर उसका उल्टा क्या रहेगा, डिप हो जाएगा। ठीक है, और जो बॉटम में जो मिनिमम टेंशन होती है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन के बराबर होती है। किसके होती है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो T = हो जाएगा T मैक्स,
ये हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट और चाहो तो आप केबल के बारे में याद रख लेना। ठीक है, कि केबल प्रोफाइल पर दो तरीके से लोड लगता है। एक तो होता है कि आप केबल पर यूडीएल लगा रहे हैं। ठीक है, केबल पर यूडीएल लगा रहे हैं। तो केबल पर यूडीएल लगाने का मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई गर्डर है या कोई डैक है। ठीक है, ये कोई गर्डर या डैक है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो लोड होगा वो इस पर यूडीएल की तरह जाएगा, तो यहाँ जो प्रोफाइल बनेगा आपको वो क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो केबल होता है इसके सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करते हैं, सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करते हैं। जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा क्या है, यूडीएल की फॉर्म में इस पर आ रहा है। एक दूसरा केस होता है जहां पर हम केबल के खुद के वेट को कंसीडर करते हैं। ऐसे केस में यूडीएल नहीं होता है, इसके वेट को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पैन पर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा स्टेयर केस में किया गया था। इंक्लाइन था बेस स्लैब और उसका वेट निकाल के हमने उसे क्या किया था, हॉरिजॉन्टल ट्रेड के अकॉर्ड अलोंग क्या कर दिया था, डिवाइड करके इसको कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ वेट के अंडर कंसीडर कर तो केटेनरी बनती है। क्या बनती है, केटेनरी एक हाइपरबोलिक कर्व होता है, एक हाइपरबोलिक कर्व होता है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि अगर इसकी शेप, ठीक है, तो 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं केबल में, वो मैंने आपको बता दिए, बल्कि मैं सारे पॉइंट लिख दे रहा हूं। तो यहां पर आपका क्या हो गया, अगर मैं एक्सटर्नल यूडीएल की बात करता हूं, एक्सटर्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, सेल्फ वेट नेग्लेक्ट, देन इसकी जो शेप होगी वो क्या बनेगी, पैराबोलिक। बट अगर मैं सेल्फ वेट कंसीडर करता हूं, देन इसकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, कैटेनरी। कैटेनरी क्या होता है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। क्या होता है, एक हाइपर। तो ये आपसे सवाल जो है वो अलग से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें हर एक पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है। बेंडिंग मोमेंट इज 0 एवरीवेयर। तो इसके एनालिसिस का एक तरीका ये भी होता है, इंप्लाइज दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज, इट कैन बी treated as inverted three hinge arch, inverted three hinge arch, three hinge parabolic arch, three hinge parabolic arch। कब, जब इस पर यूडीएल अप्लाई कर, जब इस पर क्या अप्लाई हो रखा हो, यूडीएल अप्लाई हो रहा हो, यूडीएल के केस में, क्योंकि यूडीएल की वजह से इसकी शेप पैराबोलिक है। तो वैसे तो इसमें इनफाइनाइट, वैसे तो इसमें इनफाइनाइट हिंजेस होती हैं, हर एक पॉइंट एक इंटरनल हिंज की तरह बिहेव करता है, हर एक पॉइंट जो है वो इंटरनल हिंज की तरह बिहेव करता है। बट एनालिसिस की आसानी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक उल्टा थ्री हिंज आर्च मान सकते हैं। और क्या कर देंगे, मिड पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट 0 करके, जैसे आप करते थे। ठीक है, तो ठीक है, तो यही अगर हमारे पास आर्च होती थी, थ्री हिंज आर्च, ठीक है, उसको जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आती थी वो हमारे पास क्या होती थी, WL² / 8H, और जो वर्टिकल रिएक्शन आती थी वो आती थी WL/2। राइट, तो सेम चीज वहां पर कर दो आप, सेम चीज यहां पर कर दो। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और यूडीएल है, और अगर ये यूडीएल है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेम यहां पर आएगा। तो अगर मैं, ठीक है, क्योंकि तरीका जो होगा बिल्कुल वही होगा। क्या करेंगे, मिड पॉइंट के बाद मोमेंट को 0 करेंगे, मिड पॉइंट पर 0 करेंगे। ठीक है, तो सेम आ जाना चाहिए।
तो यहां से जब मैं मैक्सिमम टी मैक्स निकालूंगा तो WL/2 का होल स्क्वायर और प्लस WL² 8H, बस 8H की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा D और इसका स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से वही आ जाएगा जो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक आ जाएगा। ब्रिजेश जी, कैटेनरी का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए आप नैनी ब्रिज गए होंगे, इलाहाबाद वाला अपना जो जो ब्रिज है, ठीक है, चलो वहां पर तो फिर भी एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है। आप एक काम करो, आपके घर पर कोई भारी केबल हो ना, उस केबल को बस क्या कर दो, दो जगह पर बांध दो और इस पर कोई वेट मत लटकाओ, इस पर कोई वेट मत लटकाओ। अपने सेल्फ वेट की वजह से इसकी जो शेप बनेगी, आपको क्या करना है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अपने वेट की वजह से जो शेप बनेगी वही कैटेनरी होगी, ठीक है। जैसे स्पाइरल होता है, जैसे पैराबोलिक होता है, जैसे क्यूबिक पैराबोला होता है, इसी तरह से ये भी एक शेप है, उसका जस्ट एक नाम है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। तो हाइपरबोला हम लोग पढ़ते थे ना, ये हाइपरबोला इस तरह से ये वाले पढ़ते थे, याद आ रहा है आपको? हाइपरबोला इस तरह से पढ़ते थे हम लोग। पैराबोला जो होता था वो थोड़ा सा इस तरह से होता था, ये हमारा हाइपरबोला ऐसा होता, तो यही वाला, ये ऊपर वाला हो गया। बिल्कुल चेन, चेन सर्वे, हाँ बिल्कुल, जो सर्वे वाली चेन होती है आप उसको भी कह सकते हो कि जो आपकी जो चेन होती है सर्वे वाली, उसको दो एंड पर आप पकड़ लो तो अपने वेट की वजह से वो जो लटकेगी वो कैटेनरी शेप में लटकेगी, ठीक है, कैटेनरी शेप में लटकेगी। ब्रिज वाला एग्जांपल मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ब्रिज वाला एग्जांपल मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ब्रिज में क्या होता है, उस पर डेक लगा हुआ होता है नीचे ना, तो फिर वो सेल्फ वेट नहीं रहेगा उस पर, फिर वो एक्सटर्नल लोड भी आ जाएगा, ठीक है। कपड़े सुखाने वाली रस्सी का एग्जांपल इसलिए ले सकते क्योंकि अगर रस्सी पे कपड़े पड़े तो फिर वो कैटेनरी शेप नहीं होगी, ठीक है, कैटेनरी शेप नहीं होगी क्योंकि फिर एक्सटर्नल लोड आ जाएगा उस पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस सेशन का आपका जो आज का सबसे बड़ा फायदा ये था, वो ये था कि आपका बढ़िया करके एनालिसिस हो गया, आपकी केबल के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मालूम चल गए, मिनिमम टेंशन, बिजली के तार कह सकते हो, बिल्कुल। अब बहुत सारे एग्जांपल अब आपको समझ में आ जाएंगे, मैक्सिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन, बेंडिंग मोमेंट एवरीवेयर जीरो, राइट, कब शेप पैराबोलिक होगी, कब कैटेनरी होगी, सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आपकी आ गई, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपने एक क्वेश्चन ये कर लिया तो आप 3 हिंज आर्च का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप 3 हिंज आर्च का कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे विदुषी बोल रही सर यूपीपीसीएल का पेपर बड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, तो देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया 2019 में, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया कि हम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्लास में, है ना। चलिए, आधा टाइम तो सवाल पढ़ने में ले जाएंगे। अ 3 hinge circular arch hinged at springing and crown points has a span of 40 meter, 40 मीटर। अरे भैया आंसर भी दे दिया दिलीप ने, इंजीनियर शिव ने, बहुत बढ़िया। चलो भैया आंसर भी आ गया, अब क्या करें, फटाफट करवाएं। चलो, तो पहले तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक 3 hinge सर्कुलर आर्च है, बना दी। अब सर्कुलर मतलब सर्किल की आर्क है, ये सेमी सर्कुलर और ये कोई जरूरी नहीं है। तो 3 हिंज है तो भैया यहां पर लगा दी और एक आपने यहां लगा दी। स्पेन कितना है इसका, 40 मीटर है। एंड अ सेंट्रल राइज ऑफ 8 मीटर, यहां से जो राइज है वो 8 मीटर है। इस सवाल की एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, इन ट्रांसफर हैज स्पेन 40, इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पेन। इसके लेफ्ट हाफ में क्या है, आपका यूडीएल लगा हुआ है, कितने का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। with a concentrated load of 100 kilonewton at 30 मीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एंड सपोर्ट। तो लेफ्ट एंड सपोर्ट से 30 मीटर की दूरी पर 100 किलोन्यूटन का लोड लगा है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में यहीं पर लोड लगा देते हैं क्योंकि लेफ्ट सपोर्ट से दिया है, जबकि लेफ्ट सपोर्ट से 30 मीटर पर है और ये पूरा 40 है, तो यहां तक आधा कितना होगा, 20।
तो ये कितना हुआ 20, तो लोड आपका यहां आएगा। तो लेफ्ट सपोर्ट से अगर 30 मीटर पर है तो राइट सपोर्ट से कितने पर होगा 10 मीटर पर। कितने का लोड है 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड एट लेफ्ट एंड सपोर्ट। अब आपको मालूम है लेफ्ट पर निकालो राइट पर निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 3 हिंज आर्च पर लोडिंग वर्टिकल है, लोड अगर वर्टिकल है तो दोनों हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होंगी सेम आएंगी। अब इन सवालों को करने का हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीका है, रट डालो। मैं कहता हूं ऐसे न्यूमेरिकल को रटने का तरीका होता है सिंपल सा। सिंपल सा रटने का तरीका क्या है कि जो राइट सपोर्ट बी है उस पर रिएक्शन निकाल दो। लेफ्ट में यूडीएल है तो राइट सपोर्ट से इजी पड़ेगा। तो जब मैं रिएक्शन निकालूंगा आरबी, तो आरबी को फाइंड आउट करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है लोड, तो 100 इंटू दूसरी तरफ की डिस्टेंस प्लस ये 20 का लोड 20 पर लगा हुआ है तो कितना होगा 20 इंटू 20, 20 इंटू 20। अब ये लगेगा कहां पर मिड पॉइंट पर, तो अगर ये मिड पर लगेगा तो यहां से डिस्टेंस कितनी रहेगी 10, तो इंटू क्या 10 और अपॉन क्या कर देंगे 40, टोटल स्पेन से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इसका जो रिएक्शन आएगी वो 175 आएगी। कंफर्म कर दीजिएगा, रिएक्शन 175 आएगी। अब क्योंकि दोनों थ्रस्ट सेम आएंगी तो मुझे अगर ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्राउन है क्राउन के अबाउट मोमेंट को जीरो कर देंगे। क्राउन के अबाउट मोमेंट को क्या करेंगे जीरो, तो सिग्मा एम सी इज इक्वल टू 0। तो सी के अबाउट जब मैं मोमेंट लिखूंगा तो इसकी वजह से क्या आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, इसकी वजह से भी क्या आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, लेकिन इस रिएक्शन की वजह से क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट h इंटू 8 प्लस 100 इंटू, अब देखो ये 20 है और ये 10, तो ये कितना बचेगा 10, तो 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 175 इंटू 20। यहां से आ रहा आप h निकाल लो, कितना आ रहा आंसर 312.5 यही आ रहा है। ठीक है भाई, तो कहाँ ये विदुषी साहनी जी। तो बेटा क्वेश्चन जो अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, टाइम लेगा तो सबके लिए समान टाइम लगेगा करने में, लेकिन आपको क्या होना चाहिए तरीका आना चाहिए। रबर कैसे बीटल मटेरियल है, हाँ विजन बैच ज्वाइन करो मालूम चल जाएगा। ठीक है रबर कैसे बीटल, ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप विजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा पहले ब्रिटल की डेफिनेशन ढूंढ कर लाओ, ब्रिटल का मतलब क्या होता है ना, उसके बाद मालूम चलेगा रबर ब्रिटल मटेरियल कैसे। आप ब्रिटल का मतलब आप कमजोर से लगा लेते हो, समस्या ये है। तो जिस तरीके से HYSD स्टील ब्रिटल होती है उसी तरीके से स्टील ब्रिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एक और बहुत शानदार सवाल, वैसे पता नहीं कि मुझे इससे वो फिल्म का डायलॉग याद है, जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ। तो जाओ तुम पहले ब्रिटल की डेफिनेशन पता करके आओ। हाँ, और स्टील कैसे इलास्टिक है भी, ये तो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे एक 11 में जो मेरे सर थे फिजिक्स के NC पांडे जी, तो जब उन्होंने बताया कि स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है रबर से, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी उस समय कि यार इलास्टिक से ज्यादा इलास्टिक स्टील कैसे हो जाएगी। चलो इस सवाल को करते हैं। तो 3 hinge parabolic arch of span LM and centralized YC carries a point load W at x meter horizontally from the left hinge। ये सब फर्जी है यहां तक का, इसके आगे असली है। द नॉर्मल थ्रस्ट T at the section under the load if the horizontal thrust is H
एंड वर्टिकल रिएक्शन बी इज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर ये है और इस तरीके से हमने यहां कर दिया। अब आपका क्या हो रहा है, यहां पर वर्टिकल रिएक्शन बी लग रही है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या लग रही है आपके पास, एच लग रही है। अब आपको मालूम है कैसी आर्च है, ये पैराबोलिक आर्च है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है। तो 3 इंच पैराबोलिक आर्च में ना तो शियर फोर्स होगा ना बेंडिंग मोमेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा, केवल और केवल एक्सियल थ्रस्ट टी होगी, शियर फोर्स भी जीरो होगा और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। तो शियर फोर्स भी जीरो और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो, ओनली एक्सियल फोर्स। यानी कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर केवल और केवल यही फोर्सेस लगना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, केवल यही फोर्स है। तो हमने क्या कर लिया यहां पर, ध्यान दिएगा ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां पर ये आपके पास क्या लगेगा, वर्टिकल फोर्स V ऊपर की ओर लगेगा और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इधर की ओर लगेगी। चलो कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दिया, अभी एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा सा फर्जी तरीका है, एंगल में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग ठीक है स्मॉल लेंथ अगर कंसीडर करके चले, क्योंकि ये तो एक्सियल थ्रस्ट हर जगह पर सेम आएगी, ठीक है, तो हम कोई भी स्मॉल एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी को लाइन ऑफ एक्शन मान लेता हूँ, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन मान लेता हूँ, इस तरह से ये एक्सियल थ्रस्ट की लाइन ऑफ एक्शन है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इसकी जो एक्सियल डायरेक्शन में, इसमें फोर्सेस का इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं। तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सियल लाइन, क्योंकि इसी के अलोंग तो हमें एक्सियल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो भैया यहां पर जो थ्रस्ट होगी वो राइट में लगेगी, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, एच कॉस थीटा, क्या होगा, एच कॉस थीटा प्लस इसका, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा, तो प्लस क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया। एक तरीका ये है इसको करने का, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान देगा यहां पर वर्टिकल रिएक्शन ऊपर लगती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर वर्टिकल फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर, वी। यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन राइट में लगती है, तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी वो कहां लगेगी, लेफ्ट में लगेगी। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, तो इधर जो इसका h का कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, h cos थीटा
और जो v का कंपोनेंट आएगा वो आएगा प्लस का v साइन थीटा, और यही आपको क्या करेगा, एक्सियल थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। ये आपका ज्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें आप जहां पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो वहीं का स्लोप लेकर चल रहे हो, ठीक है, वहीं का स्लोप लेकर चल रहे हो। इट्स अ बेटर मेथड। चलिए सलील जी बहुत बढ़िया, वेलकम, स्वागत है आपका। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये वाला ज्यादा सही है ना, ठीक है, बढ़िया, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स नीचे आएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू। तो अब आपको क्यूआरपी का समझ में आ गया कैसे चलेगा। तो कल हमारा क्या होगा, आरसीसी। तो कल हमारा इस आरसीसी होगा, तो हम लोग आरसीसी में कल टॉपिक नहीं बताऊंगा, आप तो सारा रिवाइज करो, हालांकि मैं स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बट जिस तरीके से आज हमने बेसिकली इंडिटरमिनेसी पे फोकस किया, और ट्रस्ट के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आर्चेस हमने कर लिया, आर्चेस हमने कर लिया। अब अगली बार क्या होगा, अब इंडिटरमिनेसी और आर्चेस के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपको आर्चेस के मिलेंगे, कम मिलेंगे, इंडिटरमिनेसी के नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रस्ट के और तो मैं हर अगले सेशन में मतलब नए टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे, ताकि जब आप रिवीजन में इन चैप्टर्स को एक तरफ से उठाओ या इन लेक्चर्स को आप देखो, तो ये 7-8 लेक्चर में आपका पूरा सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू हो जाएगा, चीजें रैंडम नहीं आएंगी, चैप्टर वाइज चलेंगी, है ना। तो थोड़ा सा ये हम क्यूआरपी में अभी चेंज लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, आर्चेस बहुत कम हुआ क्योंकि हमने इंडिटरमिनेसी के काफी क्वेश्चन जो है कर लिए। आईएएस कोड की समरी, बिल्कुल आईएएस कोड की समरी पर भी बनाएंगे लेक्चर्स, जरूरी भी है, आईएएस कोड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बता दें यार, स्टार्टिंग कराएगा बीम, डबली रीइंफोर्स बीम तक का कराओ, बीम स्लैब तक कराओ, बेसिक थ्योरी, ठीक है। डबली रीइंफोर्स बीम तक कराओ कल, एटलीस्ट स्लैब तक कर लो तो और भी अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट टाइम आर्चेस इंक्लूड रहेगा। एक्चुअल में जितने क्वेश्चंस बन गए, होगा क्या, जितने क्वेश्चंस आज रह गए हैं, जैसे मैं बताऊं क्वेश्चंस तो मेरे पास और हैं, लेकिन टाइम परमिट नहीं दे रहा, वो शुरू में 15 मिनट खराब हो गए ना, नहीं तो आर्चेस कवर हो जाता। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं अभी आर्चेस के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पीडीएफ तो क्योंकि मेरे पास बनी हुई है, पीडीएफ तो क्योंकि बनी हुई है, ठीक है। तो बस इसी पीडीएफ में क्या हो जाएगा, आगे क्वेश्चन और ऐड होते रहेंगे, करते जाएंगे। तो आर्चेस के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक। चलिए भैया, विजन बैच की क्लास के लिए लौट के आना डिनर के बाद में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। शशांक कहाँ ढूंढो दिलीप को, दिलीप तो चला गया होगा ना अभी खाना खाने, या है अभी, अरे अभी तो है भाई, कमाल हो गया, तो 6-9-6 हो गए, दिलीप अभी यहीं है। तो मेरी घड़ी तो धोखा नहीं दे रही, अभी घड़ी गड़बड़ो, अटेंडेंस, अच्छा अच्छा, अटेंडेंस वहां लगा के यहाँ आ गए अच्छा, दिलीप अटेंडेंस लगा के आ गए, ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन, फाइनली।